Assalamu alaikum everyone, this is Misbah Ahmed here and I welcome you all to Smart Education Academy platform। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है होम्योस्टेसिस। फिजियोलॉजी के हवाले से हमने कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, तो उसमें आज हम होम्योस्टेसिस पे काम कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्ड को पहले ज़रूर समझा करें। तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन्स स्टेबल। अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल से लगता है ये वर्ड, लेकिन ये रेफ़र करता है स्टेबिलिटी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन अ सेल और द बॉडी। ठीक, आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गेनीज एंड देन ऑर्गन सिस्टम पूरा फिर एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। तो हर चीज़ में, इवन सेल से लेके सिस्टम तक, अगर जो है वो होम्योस्टेसिस नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बॉडी के फंक्शंस आउट हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में ये सिस्टम रखा हुआ है कि हमारी बॉडी ख़ुद ब खुद इक्विलिब्रियम पे रहने की कोशिश करती है, अनलेस और अनटिल कोई डिज़ीज़ स्टेट ना आ जाए। ठीक, तो ये होम्योस्टेसिस है बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिविंग बीइंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर हो कराची का टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप भी 42 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है कि हमें अगर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो स्वेटिंग होने लगती है। सो दैट हमारी बॉडी जो है वो जब स्वेट होगा, हवा जब हम क्रॉस टच होगी, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो कंपनसेशन हो जाता है। ठीक, सेम इसी तरह से जब हमें फ़ीवर हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी बेसिकली जो है वो उसका जो होम्योस्टेसिस होता है वो बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिस वजह से कि वो फ़ीवर को हमारी बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही होती है और 101, 102, 103, 104 तक फ़ीवर चला जाता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को, कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए हमें जो है वो होम्योस्टेसिस की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे सेल के इनसाइड या सेल के आउटसाइड। ठीक है, अब ये होम्योस्टेटिक रेगुलेशन कहलाती है कि जब हम सेल के इनसाइड या आउटसाइड जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं सारी कंडीशंस को, और कुदरती तौर पे ये मेंटेन हो रही होती हैं। और होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट तरह के मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है। सबसे पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, देन है थर्मो रेगुलेशन एंड लास्ट है केमिकल रेगुलेशन। ये मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में बहुत से डिफरेंट सिस्टम्स में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इन सब सिस्टम्स में ये जो फिनोमेनाज मैंने आपको बताए हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन, ये सब काम कर रहे होते हैं। फीडबैक रेगुलेशन क्या होता है? अच्छा, हम थोड़ा सा पहले जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट करना। तो द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, और ये हमारी बॉडी में मुसलसल प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट हमारी बॉडी में है, ठीक है, फ्लूइड कंटेंट है, और ये सब जो है वो आपस में मिल के हमारी बॉडी का एक प्रॉपर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो होता है उससे हमें बचाया जा रहा होता है। लाइक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए अगर, तो बहुत सारा सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो हम ORS जिसे कहते हैं वो ले लीजिए, या फिर कुछ आप जो है वो ऑक्सीमल या लेमन वाटर या सिकंजबी, इस तरह की चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो भी लॉस हो रहा है, जितने भी सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में से जा रहे हैं, तो वो वापस से मेंटेन हो जाए। तो बेसिकली जो है वो प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग वाटर पोटेंशियल इन ऑर्डर टू कीप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म रिलेटिव टू सराउंडिंग। In biology, osmoregulation is important to organisms to keep a constant optimal osmotic pressure within the body or cells। कि अगर बॉडी में जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो तो वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग से हट जाएंगे।
इसी तरह थर्मो रेगुलेशन, थर्म मीन्स हीट होता है, रेगुलेशंस मीन्स के बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करना। तो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी मेंटेन करे इंटरनल कोर टेम्परेचर को, और ये मैकेनिज़्म जो है वो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाने में मदद करता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने में मदद करता है। और अगर किसी भी वजह से एक्सट्रीम्स पे चला जाए बॉडी टेम्परेचर, तो ये हमारी जो एबिलिटी है नॉर्मल फंक्शन करने की उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद कीमो रेगुलेशन आता है। कीमो मीन्स केमिकल है एंड रेगुलेशंस मीन्स टू रेगुलेट करना। तो बॉडी में जो केमिकल जितने भी हैं उन केमिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जो है वो सिस्टम में लगा दिए हैं प्रोसेसेस। तो हमारी जो है वो बॉडी कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो केमिकल्स को बैलेंस करवा रही होती है कि कौन सा केमिकल अभी बॉडी में रहना चाहिए, कौन से को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, या कौन सा कम हो गया है उसको लेना है, कौन सा ज़्यादा हो गया है। तो वो साइन एंड सिम्टम बॉडी शो करने लग जाती है खुद ब खुद। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, जैसे केमिकल है इंसुलिन, ठीक है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाए अगर, तो आप जो भी पेशेंट जिसका बढ़ रहा है तो वो डायबिटिक होने लगेगा, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको भूख लगेगी, या उसका बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको पता चल गया कि कोई ना कोई जो है वो केमिकल डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी में। अगर किसी केमिकल की कमी होने लगे बॉडी में, लाइक विटामिन डी की कमी होने लगी, तो बोन्स पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, और दूसरे जो विटामिन डी से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि, और ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मेंटेन करके रखा हुआ है कि किस तरह से जो है वो कीमो रेगुलेशन होगी, कैसे थर्मो रेगुलेशन होगी और कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होगी। अब आ जाते हैं हम इन ये जो रेगुलेशंस हो रही हैं ना, इसमें एक फीडबैक मैकेनिज़्म भी चल रहा होता है साथ साथ, जिसको हम कहते हैं फीडबैक रेगुलेशन। हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी सारे बॉडी के सेल्स की। The release of hormone into the blood is controlled by a stimulus. The response to a stimulus changes the internal condition and itself may become a new stimulus. And this self-adjusting mechanism by the internal system is called as feedback regulation. कि कोई भी स्टिमुलस आया आपकी बॉडी में और बॉडी ने उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स दिया और उस स्टिमुलस की स्टेट थोड़ी सी चेंज कर दी, तो आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया ना उस स्टिमुलस पे, वो फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। सबसे आसान एग्जांपल इसकी हर बुक में मिलती है कि पिन चुबी एक स्टिमुलस है, वो आपके ब्रेन तक गया और प्रोसेसिंग हुई विद इन मिली सेकेंड्स, और उसके बाद फ़ौरन से जो है वो आपने हाथ हटाया, तो ये आपका फीडबैक था कि आपको पिन चुभी है और आपने हाथ हटाना है, हाथ रखे नहीं रहेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपके इंटरनल सिस्टम में सेल्फ एडजस्टिंग जो है वो सिस्टम अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया हुआ होता है। अब फीडबैक रेगुलेशन में जो है वो दो तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है और एक होता है नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक इज़ लेस कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पॉजिटिव फीडबैक जो सिस्टम है वो एक्ट करता है टू स्पीड अप द डायरेक्शन ऑफ चेंज। जैसे कि लैक्टेशन है या मिल्क प्रोडक्शन है, ये फीडबैक है ना पॉजिटिव के। बेबी अगर जो है वो सक करेगा तो क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड की सकिंग से जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से, और जो है वो लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है। तो प्रोलैक्टिन रिलीज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेबी सकिंग ऑफ द मिल्क। ये एक एग्जांपल आ गई आपके पास जो कि एक कॉमन एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की। देन उसके बाद नेगेटिव फीडबैक आता है। नेगेटिव फीडबैक इज़ मोस्ट कॉमन फीडबैक लूप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। टू मेंटेन द होम्योस्टेटिक बैलेंस द सिस्टम एक्ट्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू मेंटेन द थिंग्स कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा हो रहा होता है हमारी बॉडी में और डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो फीडबैक आया ना उसका रिवर्स करता है, ये नेगेटिव है इसीलिए। अब सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जैसे ही हवा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम सांस के थ्रू अपने अंदर ले रहे होते हैं, तो लंग्स जो है वो सिग्नल देता है टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड मोर विच कॉजेज इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इज बैलेंस एंड देन लंग्स विल फंक्शन नॉर्मली। कि अगर आपकी हवा में ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो खुद ब खुद अगर आपकी बॉडी में जा रहा है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा होने की वजह से, तो हमारी बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देगी कि ये चीज़ ज़्यादा आ गई है, अब इसको ज़्यादा बाहर भी निकाल दो, ठीक। तो ये नेगेटिव फीडबैक है कि इसको हमने ज़्यादा आ गई है तो ज़्यादा नहीं लेते रहना है, इसको बाहर निकालना है ताकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाए। फिर एग्जाम्पल 2 अगर हम ले कि व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज देन ऑटोमेटिकली द रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड हाइपोथैलेमस सेंसेस द टेम्परेचर चेंज एंड ट्रिगर्स अ कमांड फ्रॉम द ब्रेन विच मेक्स स्किन टू स्वेट। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जब आपको बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, ये जो गर्मियाँ हैं इसमें जब टेम्परेचर आपका वेदर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी को सेंस हो जाता है
और हाइपोथैलेमस जो है वो ये सेंस करने के बाद स्किन को ऑर्डर देता है, ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स जो है वो ट्रिगर करवाता है कि स्किन से स्वेटिंग होने लग जाए। ब्लड वेसल्स नियर द स्किन सरफेस डायलेट कर जाती हैं और डिक्रीज़ कर देती हैं बॉडी टेम्परेचर को। ये थर्मोरेगुलेशन कहलाती है और ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते ही नहीं रहने देना है, उसको हमने लोअर डाउन करना है। ये थर्मोरेगुलेशन के हवाले से हो गया। अच्छा, कुछ ऑस्मोरेगुलेशन पे बात कर लेते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होगा। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी में हो रही होती है थ्रू आउट, और ये होती कैसे? ऑस्मोसिस की वजह से होती है। ऑस्मोसिस इज कैरिड आउट बाय बैलेंसिंग बोथ साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ द सेल्स विच इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड। अब दो कंडीशंस होती हैं जो कि ऑल्टर कर सकती हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस को एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल। अगर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स बढ़ जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट में उसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा? इट कॉजेज़ द मूवमेंट ऑफ द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। आपने अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा हो तो हमेशा यही होता है कि फ्लूइड जो है वो अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स सोल्यूट। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सेल में जितना भी सॉल्वेंट है ना, वाटर कंटेंट है, वो सारा का सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, जो कि सेल को श्रिंक कर देगा, ठीक है। तो सेल का जब ज़ाहिर है वाटर हर जगह जो है वो लाइफ है और वाटर ही अगर निकल जाएगा तो क्या होगा कि सेल की लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स डिक्रीजेज इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड विच कॉजेज इन द मूवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल्स एंड विल रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द सेल्स। अब यही सिचुएशन आप वाइस वर्सा कर लीजिए कि अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो सोल्यूट्स की मिकदार कम हो गई है। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो सोल्यूट्स की मिकदार कम होगी तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। पहले जो है वो सेल से फ्लूइड बाहर की तरफ मूव कर रहा था, अब जो है वो फ्लूइड क्या होगा? अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर बैलेंस ख़राब हो गया है सोल्यूट का। अब अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो गया है, और जो इंट्रा सेलुलर होगा, हालांकि वो था नॉर्मल, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में कम होने की वजह से हमें लगेगा कि वो इंट्रा सेलुलर में जो है वो ज़्यादा हो गया, और बॉडी जो सेल है वो पानी अंदर जो है वो सक करना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगा और सेल रप्चर भी कर सकता है। देन ये मेंटेनेंस जो है वो स्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड द ऑर्गेनिज्म एंड इज़ मेंटेन थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इट ऑल्सो रिलीज द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है, ये भी इस तरह भी हम ऑस्मोसिस कर रहे हैं ना, कि हम सांस ले रहे हैं। अब ये वाले ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो हमारे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा होगी। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल, और फिर इसको बैलेंस कैसे करते हैं? जब जो है वो हमारे पास ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो बैलेंस हो जाता है। द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर एम्बेडेड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड सो दे कैन नॉट एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट डायरेक्टली, सो सेल एक्सचेंज सब्सटेंस विद द फ्लूइड सराउंडिंग दैम। ज़्यादातर जो सेल्स की जो एक्सचेंज हो रही होती है ना गैसेस की, वो फ्लूइड्स के थ्रू हो रही होती है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ थ्रू द सेल्स। सेल्स आर इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जितना हम ऑक्सीजन लेंगे उतना हमारा जो है वो अच्छा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बनेगा, और जितने हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस्ड होंगे उतना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और उसी हिसाब से सेल की लाइफ होगी। अब केमिकल रेगुलेशन पे अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, थोड़ा सा अब और क्लियर हो जाएगा कि ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन राइजेज आफ्टर अ मील। जब हम खाना खाते हैं ना तो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपने रोटी खाई, चावल खाए या आलू खाया तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, पास्ता खाया तो ये सब जो है वो ब्लड कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होता है पेनक्रियास से एंड इट स्पीड्स अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इन टू द सिलेक्टेड टिश्यूज़। ये रिस्पॉन्स आया, ठीक है ना। स्टिमुलस क्या था कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है, तो अब बॉडी को जो है वो रिस्पॉन्स बॉडी ने क्या दिया कि पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ करवाया।
ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन अब डिक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि अब एंट्री हो गई ग्लूकोज की सेल्स के अंदर, विच देन डिक्रीजेज द ओरिजिनल स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस था कि भाई पेनक्रियाज को ऑर्डर आ रहा था कि जल्दी जल्दी इंसुलिन निकालो, अब वो सप्रेस हो जाएगा। द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड डिक्रीज़। अब ये डिक्रीज़ हो गई तो ये क्या हुआ, केमिकल रेगुलेशन हुई और ये नेगेटिव फीडबैक पे चला गया। इस तरह से जो है वो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में हो रहा होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, होम्योस्टेसिस के हवाले से मेरे ख्याल में इतनी जो है वो कंसाइज नॉलेज होना इनफ है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू। Smart Education Academy, a distant learning platform.